नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है। आप dalalantop.com देख रहे हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप एक पोएट, एक फोक आर्टिस्ट, एक थिएटर पर्सन के रूप में जानते हैं, एक राइटर के रूप में जानते हैं। इसके साथ साथ वो एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो औरतों को होने वाले कैंसर्स में सबसे आम बीमारी है। बिना देर किए मैं विभा रानी जी से बातचीत शुरू करूंगी। जितना मैंने पढ़ा है, मैंने ये जाना है कि ब्रेस्ट कैंसर एक छोटे से दाने की तरह शुरू होता है, धीरे धीरे शरीर में घर कर लेता है। तो आपको कैसे पता चला और कब आपने ये तय किया कि हाँ अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? समय समय पे मैं पढ़ती थी कि हाँ आपको अपना एक सेल्फ चेकअप करते रहना चाहिए। तो मेरे ब्रेस्ट में भी जब एक दाने जैसी शुरुआत हुई, और आपने बिल्कुल सही कहा, और मैंने अपनी कविता में भी लिखा है कि चने जैसी गांठ और राजमा जैसी गांठ और छोले जैसी गांठ, तो ऐसी एक छोटी सी गांठ से शुरुआत हुई। और मैं हमेशा देख रही थी, चेक कर रही थी कि ये बढ़ क्यों रहा है। और मैंने अपने उसमें कई बार मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया भी, तो हर गायनेकोलॉजिस्ट ने एक ऐसे ही कहा कि अरे वो 40 के पार तो ऐसे ही बदन में आपके 70 गांठें हो जाती हैं, तो आपको निश्चिंत रहिए। पर फिर भी मुझे हमेशा अंदर से कुछ ये लगता रहता था। दोबारा जब फाइनली जब मैं गई, तब भी मैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही गई, और वहाँ आई विल बी थैंकफुल टू द नर्सेज। उन्होंने मुझे कहा कि जब आपको गांठ है, इस तरह का लंप है, तो आप यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो भी आपको वहीं भेजेंगे, तो सो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो फिर मैं वहाँ गई, और मुझे तब जा कर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम औरतें, चाहे पढ़ी लिखी औरतें भी, ब्रेस्ट और यूट्रस के नाम पर सीधे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, जबकि पहले अगर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास हम जाएँ तो हम ज़्यादा पहले डिटेक्शन हो जाएगा या ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। फिर वहाँ खैर मैं गई, तो वहाँ जाने के बाद मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, बायोप्सी हुआ, और फिर फाइनली वो एक डिटेक्ट हुआ कि यस आई हैव ब्रेस्ट कैंसर। आपने अपनी कविताओं में मैमोग्राफी के बारे में लिखा है जी, वो कितना पेनफुल है। और एक कविता में आपने ऐसा भी लिखा है कि जिसमें उनके लिए आपका स्तन एक मांस के लोथड़े जैसा होता है, महज। तो उस प्रोसेस के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, मैमोग्राफी एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका है, और ब्रेस्ट से रिलेटेड कुछ आपके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैमोग्राफी तो आपको करनी ही होगी, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस जो है वो बड़ा पेनफुल है। वो बिल्कुल वो चक्की के 2 पार्ट है, और इनके बीच में आपके ब्रेस्ट को रख करके उसे प्रेस किया जाता है, तो ऐसा ही लगता है कि वो काफ़ी पेनफुल होता है। लेकिन फिर ठीक है, अब कोई भी पेनफुल चीज़ें हो, लेकिन अगर उसका एंड रिजल्ट अच्छा है तो वो पेन हम वैसे ही बर्दाश्त हमें करनी पड़ती है। इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी अपराइट और एक सोशल लेडी होने के बाद अचानक से जब आपको एक दिन आउट ऑफ नोवेयर पता चलता है कि अब आपको कोट एंड कोट मरीज का टैग लग गया है, तो क्या होता है दिमाग के अंदर, कैसा लगता है? बहुत सारी उसमें जो है क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हुई, और जब जैसे मुझे कहा गया कि अब 10 से 11 महीने तक यू विल बी कन्फाइंड विद इन 4 वॉल्स, अपने घर के अंदर ही रहना, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत क्लियरली कहा था कि कहीं बाहर नहीं जाना है, बाहर का खाना पीना नहीं खाना है, इवन आप सिनेमा देखने भी नहीं जा सकती हैं। केमो के दौरान जो है बॉडी आपकी बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। तो मुझे अचानक से लगा कि मैं जो इतनी बाहर भीतर करने वाली, कि एक पैर बाहर एक पैर अंदर, तो मैं कैसे ये 10 महीने काटूंगी। मैंने फिर उसी में से अपने रास्ते निकाले। मैंने कहा कि अगर घर है तो मैं घर को ही अपना जो है वर्क प्लेस बनाऊं। और फिर मुझे ये लगा कि कामकाज के झंझट में मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मैं ढंग से लिख नहीं पाती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाती हूँ, तो चलो मैं ये सब करती हूँ। तो मैंने ढेर सारे गाने के वीडियोस बनाए, खूब पढ़ाई की, मैंने कविताएं लिखी, काफ़ी आर्टिकल्स लिखे। 10 महीने के बाद वो कविता जो है वो कैन समरथ, जो मेरा पोइट्री कलेक्शन है, उसके रूप में वो सामने आया। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी हो, और अगर उसे कैंसर है या इस तरह की कोई भी बड़ी बीमारी है, या अगर उसे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कहा गया कि वो घर पे रहे, वो अपने उस घर पे रहने के और उस कन्फाइंड होने के रास्ते खोज ले, तो फिर वो कन्फाइनमेंट उसे ख़राब भी नहीं लगेगा, और वो उसका समय निकालने का जो जरिया है वो थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा एंटरटेनिंग और ज़्यादा उसके लिए एंजॉयफुल होगा, और जिसके कारण वो अपनी चीज़ों को और अच्छे से आगे लेके जा सकता है। अपने शरीर के सबसे बुरे दौर को
किस तरह अपना सबसे क्रिएटिव दौर इन्होंने बनाया कि किताब लिख डाली पूरी की पूरी। और इनका एक बच्चा है जो इनका रूम थिएटर है, उसके बारे में ये हमें बताएं। देखिए, मैं थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, उसके पहले मैं लिटरेचर से जुड़ी रही हूँ, तो मैं लिटरेचर और थिएटर दोनों मेरा साथ साथ चलता है। तो इसी दरमियान जब ये था कि अब मैं जब चारों तरफ शो कर रही थी और मेरी एक आकुलता थी कि मैं कैसे क्या करूं और किस रूप में मैं थिएटर को लेके आगे बढ़ूं, तो फिर मैंने रूम थिएटर का कॉन्सेप्ट सोचा और हमने कहा कि मैं नहीं मिलने जा सकती हूं तो क्या हुआ, लोग मेरे से मिलने आ सकते हैं, मैं बाहर जाकर के कुछ नहीं कर सकती, लोग आकर के यहाँ कर सकते हैं। और फिर इस तरीके से मैंने रूम थिएटर को कॉन्सेप्चुलाइज किया। फिर मैंने उसमें वो चीज़ें देखी और जोड़ी के थिएटर के लिए अभी भी चीज़ें जो हैं बड़ी टफ हैं, बड़ी सिचुएशन टफ है, उन्हें अच्छे हॉल नहीं मिलते, रिहर्सल नहीं मिलता, उनके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं होते। तो हमने होम थिएटर में ये कॉन्सेप्चुलाइज किया कि यहाँ हम बहुत बेसिक चीज़ों को हम ध्यान में देंगे, स्क्रिप्ट हो, डायरेक्शन अच्छा हो, एक्टर्स अच्छे हों। अगर ये तीन चीज़ अच्छी है तो मैं हमेशा उसको कहती हूँ कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, हमारे दाल रोटी सब्जी की तरह। ये बढ़िया है तो साथ में जो है अगर आपके चटनी और सलाद और अचार की तरह अगर आपके पास लाइट्स एंड प्रॉप्स होते हैं जो थिएटर के लिए ज़रूरी होते हैं, वो अगर ना भी हों तो भी बहुत बेसिक हैं, तो आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। और थिएटर सबसे पहले जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। मुझे इससे बहुत बहुत खुशी हुई कि लोग आए, जुड़े, और हमने बिल्कुल अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में उसको शुरू किया था। यहाँ ऑडियंस है, यहाँ परफॉर्मेंस है, तो आर्टिस्ट भी वो भी देख रहा है ऑडियंस को, और ऑडियंस जो है वो भी एकदम सामने से अपने आर्टिस्ट को देख रही है। तो ये जो दोनों के बीच जो एक रागात्मक संबंध और एक जो क्लोजनेस आती है, वो क्लोजनेस जो है इस रूम थिएटर की ताकत है। इसके थ्रू हमने लोगों को तैयार किया, हमने बहुत कवियों को तैयार किया, कहानीकारों को तैयार किया कि आप देख के पढ़ते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी ऑडियंस के साथ कम हो जाती है, ख़त्म सी हो जाती है। आप अगर आमने सामने देख करके पढ़ते हैं, बात करते हैं, तो वो ऑडियंस भी आपसे जुड़ता है। और अब मेरे लिए और अच्छी बात है कि पिछले 1 साल से ये थिएटर, होम थिएटर हमारा मोबाइल हो गया है, अलग अलग इलाकों में जाता है, मुंबई के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देश के शहरों में जा रहा है। कल जो हमने यहाँ पर जो अपना जीवन का उत्सव सेलिब्रेटिंग कैंसर जो हमने नाटक किया, वो भी समझिए कि हम रूम थिएटर के कॉन्सेप्ट में ही हमने उसे किया। कीमोथेरेपी से बाल चले जाते हैं जी। मैं भी कुछ समय से छोटे बाल रख रही हूँ और कटवाने जाती हूँ तो वही लोग पूछते हैं कि आप बाल छोटे क्यों करवा रही हैं। तो एक अजीब सी लोगों में सोच है कि औरत की सुंदरता उसके बड़े घने लंबे बालों से ही पूरी होती है। तो एक जो सुंदरता का कॉन्स्ट्रक्ट है और एक जो ये घने लंबे बाल आपको कंप्लीट करते हैं, ये जो उसका कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं ये मान करके चलती हूँ कि औरतों की सुंदरता जो है वो उसे एक कंज्यूमरिज्म और एक भोगवादी नजरिए से उसे इस्टेब्लिश किया गया है शुरू से। उसे किसी स्त्री ने नहीं बनाया, उसे एक पुरुष सोच ने बनाया और हम स्त्रियों को उसमें ढाल दिया गया और ये बताया गया कि ये देखो, ये मेरी आंख से तुम देखो कि सुंदरता क्या है। मेरी आंख से तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे साड़ी पहनने में है, तुम्हारी छोटी बिंदी लगाने में। अगर मुझे छोटी बिंदी अच्छी लगती है तो तुम्हारी सुंदरता छोटी बिंदी लगाने में। मुझे तुम्हारे लंबे बाल पसंद है तो मेरी सुंदरता जो तुम्हारी सुंदरता लंबे बालों में। और धीरे 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 वो एक मानक बना दिया गया कि हाँ, स्त्रियों को ऐसे दिखना चाहिए। हमारे यहाँ आप तो सिर्फ बाल की बात कर रही हैं, रंगों को लेकर के बहुत ये है। इंटरव्यू देने जा रही हैं तो वो अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हैं, वो फेयर दिखने के बल पे उनको इंटरव्यू भी हो जाता है और नौकरी भी मिल जाती है। तो मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो लड़कियों का गोरापन देख करके उनको नौकरी दे देती है, उनके दिमाग में भले कुछ है या नहीं है। तो ये सब सारा जो है कंज्यूमरिज्म और ये जो स्त्रियों और लड़कियों के प्रति इस मादापन का भाव जो है वो है और बना हुआ है, और इसी को जो है वो मार्केट भी भुना रहा है। हम सब उसके गिरफ्त में हैं। जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक जो है ये चीजें जो है वो चलती रहेंगी। और लंबे बाल भी उसी का एक हिस्सा है कि मान लिया जाता है कि आपके बाल लंबे हैं, घने हैं तो आप बहुत खूबसूरत हैं। मेरा जब केमो हुआ तो मेरे जाहिर है कि केमो में बाल गिर जाते हैं। 1 या 2 दिन तो मुझे भी अचानक जो है ना बार बार सर में, खोपड़ी में ठंड बहुत लगने लगी। तो मैंने वो 1-2 दिन मैंने दुपट्टे से उसको कवर किया, बाद में मैंने उसको छोड़ दिया। हमने कहा मैं जैसी भी हूँ, जिस तरीके से भी हूँ, उसमें मैं कितना खूबसूरत अपने आप को बना सकती हूँ तो मैं बना सकती हूँ। तो मैं सारे समय, चाहे मैं घर में रहती थी या हॉस्पिटल जाती थी, गंजे सर से ही मैं जाती थी। खूब सजती थी,
खूब लिपस्टिक लगाती थी, बड़ी बिंदी लगाती, जो मुझे पसंद है, काजल लगाती थी, तो ये सब करना मुझे पसंद है। और लगता था कि हाँ, चेहरा जो है मेरा जो है वो बिल्कुल भरा पूरा चेहरा है, और मुझे कभी कहीं उसको लेकर के कोई परेशानी नहीं हुई। आपने चूंकि ब्रेस्ट कैंसर की बात की, तो ब्रेस्ट कैंसर में एक मान लिया जाता है कि औरतों का सबसे प्यारा अंग ब्रेस्ट है जी, जो ये भी अपने आप में एक भोगवादी नजरिया है, औरतों को मादा के रूप में देखने का नजरिया है। मैंने तो प्रूफ कर दिया, लोगों को बता दिया कि आपके शरीर के अगर 5 अंग हैं और 5 अंग में से अगर आपके दोनों हाथ हैं, पैर हैं, आंख है, नाक है और ब्रेस्ट है, और आपको अगर जान बचाने के लिए डॉक्टर ऑप्शन दे कि कोई एक अंग कटवाना है तो आपकी जान बचेगी, तो आप बताइए कि कौन सा अंग कटवाना पसंद करेंगे। और सबने फिर कहा कि नहीं, फाइनली तो ठीक है, ब्रेस्ट कटवाते हैं। तो कैसे वो हमारे शरीर का सबसे प्यारा हिस्सा हो गया। आपके पति, आपकी बच्चियां, तो उन्होंने आपका बहुत साथ दिया जी। तो अजय जी हैं जैसे आपके पति, तो उनसे दूसरे पुरुषों को सबसे ज्यादा मैं कहूंगी क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए कि घर परिवार और घर के सदस्यों को किस तरीके से केयर और फ्रीडम थॉट के लेवल पर कैसे मिलना चाहिए, कैसे घर का हर सदस्य अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, एक फुल कंप्लीट पर्सनैलिटी है, उसकी उस पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट करना, ये उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने मुझे एक व्यक्ति के रूप में जितनी आज़ादी दी, बच्चियों को व्यक्ति के रूप में पनपने, आगे बढ़ने के पूरे मौके दिए, ये मैं कहूँगी कि मैं उस मामले में बड़ी लकी रही हूँ कि मुझे अजय जैसे पति मिले। और यही सोच जो है हम चाहते हैं कि हमारे पूरे समाज में डेवलप हो, जहाँ परिवार का हर सदस्य, अगर हम 4 हैं, हमारी दोनों बेटियां और हम दोनों 4 लोग हैं, हम चारों के लाइन अलग हैं, हम चारों की सोच अलग है, हम चारों के काम करने के तरीके अलग हैं, फिर भी हम सब एक हैं। तो ये 4 अलग अलग व्यक्तित्व का आपस में एक अद्भुत मिलन है, और ये चीज जो है ये समाज और लोग जैसे सोचें और सीखें और देखें समझें, तो हर परिवार जो है वो ऐसे ही हंसता खिलखिलाता परिवार रहेगा। फैमिली के अंदर औरत भी एक अलग इंडिविजुअल है। अगर यही लोगों में इतनी जागरूकता आ जाए तो शायद ब्रेस्ट कैंसर जैसे केसेस बहुत जल्दी सामने आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी ऐसा है कि औरत की हेल्थ ही नहीं है। वो लास्ट में खा ले जो भी बचा हुआ है, और घर का सारा न्यूट्रिशन का जो भी सामान आता है वो बच्चों को मिल जाए, पति को मिल जाए। हेल्थ के मामले में हमारा जो मेल फ्रेटर्निटी है वो भी बहुत नेग्लेक्ट करता है अपने आप को। तो ये नहीं कह सकते हैं कि औरतों में थोड़ी वो मात्रा ज्यादा है, लेकिन मेल में भी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है यार, अपना दिखा लेंगे, पहले इनका दिखा दो, पहले उनका करा दो। तो ये नेग्लिजेंसी जो है, मेरा कंसर्न अभी ये है खास तौर से इस ब्रेस्ट कैंसर से निकलने के बाद, कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, आप अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें। आपकी अपनी एक दुनिया है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी, आपके पति हैं, आपका एक पूरा एक संसार है, और वो संसार की आप धुरी हैं। उस धुरी को आप बनाए रखने में अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान दें, सेल्फ चेकअप कराएं, थोड़ा सा भी संदेह हो तो डॉक्टर को दिखाएं, उनसे सलाह लें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें। और अगर बाई चांस कहीं भी किसी, केवल कैंसर ही नहीं, कोई भी सीवियरिटी निकलती है तो प्रॉपर उसका इलाज कराएं, और फिर उसके बाद जो है ना, देखें कि आपको सब कुछ जो है, आपकी लाइफ जो है जस्ट लाइक ए सेलिब्रेशन होगी। जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे व्यूअर्स को कुछ सुना दें आप। देखिए, मैं तो फोक गाती हूँ, फोक प्रेजेंट करती हूँ, और उसमें भी खास तौर से अभी जो मैं एक सीरीज पर काम कर रही हूँ वो हमारे यहाँ, जो मैं मिथिला की हूँ, और वहाँ गाली गीतों की परंपरा है। शादी ब्याह और किसी भी शुभ मौके पे गाली गीत या हंसी मजाक छेड़छाड़ के गीत होते हैं, और उस छेड़छाड़ में जो है ऐसे होता है कि औरतें जो है अपने पतियों को बड़ा फेवर करती हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ वो पति को भी फेवर नहीं करती हैं। मैं आपको वैसा एक गीत, उसका एक अंतरा सुनाती हूँ। पूरी खाए ननद बेचारी, हलवा ननदोइया, रसगुल्ला खाऊं मैं न्यारी, पत्तल चाटे सैया, सरौता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया, सरौता कहाँ भूल आए प्यारे ननदोइया।